हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुभव आपका स्वागत करता हूं आपके और हमारे चैनल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, हमारे द्वारा आपकी पैट परीक्षा के मद्देनज़र यह सीरीज़ चलाई जा रही है, जिसमें स्टैटिक जीके का पोर्शन मैम के द्वारा और मेरे द्वारा हिस्ट्री और करंट अफेयर के पोर्शन को सिलेबस वाइज पूरा कराया जा रहा है। दोस्तों, हमारी कोशिश है कि 20 तारीख तक हम आपके कंप्लीट सिलेबस को पूरा करा दें और हम ये उम्मीद रखते हैं कि आपके 80 प्लस या 85 प्लस स्कोर में थोड़ी सी भागीदारी हमारी भी हो। आपके उज्ज्वल भविष्य की एक रास्ते में एक छोटी सी चींटी की तरह एक थोड़ा से वजन का भार उठा के हम भी चलें और इसी के साथ आप और हम सब आगे बढ़ें। तो दोस्तों, हिस्ट्री के पोर्शन में मैं आपको सबसे पहले करा चुका हूँ सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद वैदिक समाज के बाद मैं आपको करा चुका हूँ बौद्ध धर्म के बाद जैन धर्म के बाद अगला पोर्शन आज हमारा है इसमें मौर्य काल में दोस्तों सिलेबस में हमारे लिखा हुआ है कि मौर्य काल में सम्राट अशोका। तो मौर्य काल में मुख्य तो हमें सम्राट अशोक ही पढ़ना है, लेकिन उसके अलावा मैं आपको मौर्य काल से जुड़ी हुई सिर्फ चंद कुछ मोटी मोटी बातें आपको बता दूंगा। और उसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके क्लास के बाद क्लास की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएंगी। बस आपसे इतनी गुजारिश है कि हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। इसलिए दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। आपको वीडियो अच्छी लगे तो तब भी प्रतिक्रिया दें, वीडियो बेकार लगे तब भी प्रतिक्रिया दें। आपकी प्रतिक्रिया ही हमारी अगली क्रिया बनेगी। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक मौर्य काल। और मौर्य काल में मुख्यतः सम्राट अशोका। आइए दोस्तों, मौर्य काल के बारे में जान लेते हैं। मौर्य काल में दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं मौर्य काल को जानने के स्रोत के बारे में, कि मौर्य काल के बारे में हमको जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई। दोस्तों, मैं बता दूं, हमारा फोकस इसमें सम्राट अशोका पर ही रहेगा, लेकिन उससे पहले इस मौर्य काल को जोड़ते हुए, अशोका से जोड़ते हुए हम उसकी कुछ पिछली भूमिका को तैयार करते हैं। तो उसी क्रम में ये है कि मौर्य काल के बारे में जानने के स्रोत। तो मौर्य काल के बारे में जानने के स्रोत में दोस्तों मुख्य है, मैं पहले अंडरलाइन कर चुका हूँ उनको। जो साहित्यिक स्रोत हैं उनमें सबसे मुख्यतः है बौद्ध साहित्य में है दीपवंश, महावंश, दिव्यवदान और जातक। तो बौद्ध साहित्यों में दीपवंश, महावंश, दिव्यवदान व जातक से हमें मौर्य काल के बारे में पता चलता है। वही जैन साहित्य में हमें कल्पसूत्र के बारे में आपको याद है ना, मैंने कल पढ़ाया था। कल्पसूत्र भद्रबाहु जी की रचना है, जो दिगंबर जिनके अनुयायी बने थे, याद है ना, जो पिछली वीडियो में जैन धर्म की बताया था आपको। कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? भद्रबाहु जी ने, जो कि दिगंबर लोग जिनके अनुयायी बने थे, जिन्होंने दिगंबर की स्थापना की थी जैन धर्म में, वो थे भद्रबाहु। उन्होंने ही कल्पसूत्र की रचना की थी। तो जैन साहित्य कल्पसूत्र से और बौद्ध साहित्य दीपवंश, महावंश, दिव्यवदान व जातक से हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वहीं पुरातात्विक स्रोत में हमें किससे जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों? तो पुरातात्विक स्रोत में हमको मुख्य जानकारी प्राप्त होती है वह चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेखों से, अशोक के अभिलेखों से, रुद्रादमन के अभिलेखों से, मर्दभांड से व स्थापत्य कला आदि से। तो पुरातात्विक स्रोत जो हैं हमारे मौर्यकालीन समाज के, वे चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेख, अशोक के अभिलेख, रुद्रादमन के अभिलेख, मर्दभांड व स्थापत्य कला आदि। इसके अलावा चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता था, तो चाणक्य का अर्थशास्त्र, चाणक्य जी को ही कौटिल्य, विष्णुगुप्त भी इन्हीं का ही नाम था। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र यह मौर्यकालीन इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसकी रचना संस्कृत भाषा में की गई थी। तो आपको एक क्वेश्चन जरूर याद रखना है, जैसे मैं कल्पसूत्र के बारे में आपको बताया, कल्पसूत्र की रचना संस्कृत में भद्रबाहु जी ने की थी, ऐसे ही कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र की रचना संस्कृत भाषा में की। यह राजनीति एवं लोक प्रशासन पर लिखी पुस्तक है। यह क्वेश्चन परीक्षा में बन जाता है कि अर्थशास्त्र किस पर लिखी हुई पुस्तक है। वो जिन बच्चों को पता नहीं होता वो इस पर व्यापार से संबंधित या अर्थशास्त्र नीति से संबंधित इस तरह के ऑप्शन होते हैं, उस पर आंसर लगा देते हैं। लेकिन आपको याद रखना होगा कि यह जो पुस्तक थी राजनीति एवं लोक प्रशासन पर थी। ठीक है दोस्तों, यह गद्य एवं पद्य में महाभारत शैली में लिखी गई थी। इसकी शैली भी कभी कभी पूछ ली जाती है कि अर्थशास्त्र की शैली क्या थी, तो यह महाभारत शैली में लिखी गई पुस्तक है। चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। तो चाणक्य जी को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है।
उसके अलावा मेगास्थनीज की इंडिका, जिसके बारे में आपने पहले पक्का ज़रूर सुना होगा। मेगास्थनीज की इंडिका ये क्या है? मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य जी के दरबार में रहता था। तो मेगास्थनीज कौन था? ये सेल्यूकस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। वर्तमान में इसकी मूल प्रति उपलब्ध नहीं है। इसका उद्धरण विदेशी लेखकों जैसे एरियन, प्लूटोर्क, प्लिनी, जस्टिन आदि के विवरणों से प्राप्त हुआ है। मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त को सेंड्राकोटस कहा है। ये सब आपके लिए कोई खास नहीं है, आपको बस याद रखना है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका, और यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। इसके अलावा जितना भी ये आपका डाटा है, इसको सिर्फ आप एक बार पढ़ सकते हैं। इसकी PDF मैं आपको साथ ज़रूर शेयर कर दूँगा। ये डाटा आपको देना इसलिए ज़रूरी था कि आप कहेंगे कि सर आपने तो बिल्कुल सीधे सीधा ही बात बता दिया। तो हमने अपने नोट्स को संपूर्ण ही आपको दे दिया, जिससे कि आपको, अगर जिस बच्चे में ज़्यादा पढ़ने की जिज्ञासाएँ हों, तो अपनी जिज्ञासा को शांत कर ले। अदरवाइज हम जो परीक्षा से मुख्य आपको परीक्षा में जहाँ से क्वेश्चन बनने के 95% चांस है, वहीं से हम पढ़ा रहे हैं। उन 5% चांसेस को हम लेकर भी नहीं चल रहे हैं। देखिए 95% क्वेश्चन को ही तैयार करने में सबसे अच्छा महत्व होता है, और हम क्वेश्चन आपको वही करा रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आपको फंसेगा। तो दोस्तों, मौर्य काल में जब हमने मौर्य कालीन के स्त्रोतों के बारे में बात कर ली, साहित्यिक स्त्रोत और किन किन स्त्रोतों से हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी होती है, तो उसके बाद आइए बात करते हैं मौर्यकालीन साम्राज्य के बारे में। तो मौर्य काल के राजा कौन कौन हुए? तो मौर्य काल में राजा से पहले जो इनकी उत्पत्ति पर भी जो है अलग अलग लोगों में शंका के अलग अलग बादल मंडराए हुए हैं। आइए जानते हैं वो सब कैसे है। देखिए, इनकी उत्पत्ति से के संबंध में सबके विचार अलग अलग है। ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार मौर्य वंश शूद्रों से संबंधित था। कथा सरिता सागर एवं व्रत कथा मंजरी में मौर्यों का शूद्र माना जाता है। बौद्ध एवं जैन ग्रंथ के अनुसार मौर्य क्षत्रिय कुल के थे। यूरोपीय साहित्य में मौर्यों का सामान्य कुल का माना गया है। तो ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार मौर्य वंश को शूद्रों से संबंधित है। तो ब्राह्मण ग्रंथों में इन्हें शूद्रों से संबंधित कहा गया है। कथा सहिता सागर है व्रत कथा मंजरी में मौर्य को शूद्र माना गया है इन दो में। जबकि बौद्ध एवं जैन ग्रंथ के अनुसार मौर्य को क्षत्रिय माना गया है। यूरोपीय साहित्य में मौर्य को सामान्य कुल का माना गया है। मान्य अधिकतर विद्वानों ने मौर्य को क्षत्रिय कुल का माना है। तो ठीक है दोस्तों, तो अगर क्वेश्चन ये आए कि मौर्य किस वंश के थे, तो अधिकतर विद्वानों ने क्षत्रिय माना है, उसमें ऑप्शन हो तो आपके लिए भी सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन क्षत्रिय ही रहेगा। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश के संस्थापक थे दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईस्वी से 298 ईसा पूर्व तक, 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था कि अंतिम नंद शासक, तो मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किस वंश को समाप्त करने पर हुई थी? नंद वंश को। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम नंद शासक घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की स्थापना की। तो चंद्रगुप्त मौर्य जी ने अंतिम नंद शासक घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। तो मेगास्थनीज था ना जिसने इंडिका लिखी थी, उसको इसी सेल्यूकस ने, जो यूनानी शासक सेल्यूकस, इसने अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। आइए फिर से वही सब चीज़ें जिनके बारे में आपको बिल्कुल भी इस परीक्षा के लिए नहीं बिड़ना है। पैट परीक्षा के आगे आपको आगे आने वाली परीक्षा के लिए पढ़ना होगा, लेकिन अभी हमारा फोकस है पैट परीक्षा में अंक लाना। आगे की परीक्षा के लिए हम आपको साथ PDF साझा कर रहे हैं, आप PDF को पढ़िए। उसके बाद जैसा आप कहेंगे हम अपने अगले वीडियो में ऐसे ही पढ़ाएंगे। आप कहेंगे कि सर आप हमको विस्तार से ये सब बातें बताइए, अगर जैसी आप लोगों की ज़्यादा लोगों की डिमांड होगी वही हम आपके लिए करेंगे। अभी हम सिर्फ आपको बता रहे हैं जो आपकी पैट परीक्षा के लिए खास महत्वपूर्ण है। अदरवाइज़ तो पढ़ाने के लिए बहुत सारा इतिहास है। चंद्रगुप्त मौर्य जी के बारे में ही पढ़ाते पढ़ाते 2 घंटे लग जाएंगे, और हमको तो बहुत कुछ बताना है, लेकिन पढ़ना वही है जो परीक्षा में आए। इसमें आगे इनके नोट पढ़ सकते हैं बस आप, ये कि रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से चंद्रगुप्त के पश्चिम भारत विजय के बारे में पता चलता है। इसी अभिलेख में सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य नाम की प्राप्ति हुई है। तो रुद्रदमन के जूनागढ़ जो अभिलेख हैं, वहीं से चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिम भारत की विजय के बारे में पता चला, और यहीं पर ही चंद्रगुप्त मौर्य नाम की प्राप्ति हुई है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही जैन धर्म 2 संप्रदाय में विभाजित हुआ। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही जैन धर्म 2 संप्रदायों में, कौन कौन से संप्रदाय थे? श्वेतांबर, दिगंबर। श्वेतांबर किसके अनुसार चले? वो चले स्थलबुद्र के, और दिगंबर वे चले
भद्रबाहु के। भद्रबाहु कौन? जिन्होंने कल्पसूत्र की रचना संस्कृत भाषा में की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही जैन धर्म दो संप्रदायों में विभाजित हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में जैन साधु भद्रबाहु, वही भद्रबाहु दिगंबर वाले, भद्रबाहु के साथ स्वर्णबेला गोला चले गए तथा चंद्रगिरी पर्वत कर्नाटक पर तपस्या करते हुए संलेखना पद्धति से अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये मौर्य वंश के संस्थापक थे। और ये जो हमने जो भी इनके बारे में बातें की या इनके बारे में मोटा मोटी बातें, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र कौन थे? इनके पुत्र का नाम था बिंदुसार। बिंदुसार जो था चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। यूनानियों ने इसे अमित्रघात या अमित्रचेटस कहा है। तो बिंदुसार कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। यूनानियों ने इसे अमित्रघात या अमित्रचेटस कहा है। सीरिया के शासक एंटियोक्स के अनुसार बिंदुसार ने मीठी मदिरा, सूखे अंजीर व दार्शनिक भेजने की मांग की थी। तो जो सीरिया के शासक एंटियोकस था, उसे बिंदुसार ने उनसे 3 चीज़ें की मांग रखी थी। ये 3 मांगें परीक्षा में आती है। इसके अलावा चौथी मांग कुछ भी रख दी जाती है जो कि आपको गलत में चूज़ करनी होती है। 3 मांगें आपको याद रखनी है। मीठा मदिरा, सूखे अंजीर व दार्शनिक भेजने की मांग की थी। एंटियोकस ने मदिरा व अंजीर को तो भेज दिया था। एंटियोकस ने बोला जी ठीक है, मैं मदिरा और अंजीर तो भेज देता हूँ, लेकिन दार्शनिक भेजने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ दार्शनिकों को कि लिया बेची या दार्शनिकों को ऐसे नहीं भेजा जाता। दार्शनिकों का हमारे यहाँ अलग सम्मान होता है, हम दार्शनिकों को किसी को नहीं दे सकते। तो उन्होंने मीठी मदिरा व सूखे अंजीर को भेज दिया था, दार्शनिक को भेजने से मना कर दिया था। बिंदुसार ने सुदूरवर्ती दक्षिण भारतीय क्षेत्रों को मगध में मिलाया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको याद रखना कि बिंदुसार जो थे आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। आइए दोस्तों, अब आपकी पैट परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्योंकि होता क्या है दोस्तों कि कभी कभी हल्का मल्का इधर गिधर से क्वेश्चन बन जाता है सिलेबस से। तो जितना मैंने आपको ऊपर बताया है, अगर क्वेश्चन मौर्य समाज से आता है और वो इधर गिधर से बनता है कहीं के अशोक के, तो वो यहीं से ही बनेगा। या तो अशोक के बाबा के बारे में बेसिक बात। अशोक के बाबा कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। किसको समाप्त करके? नंद वंश को समाप्त करके। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आया? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके पुत्र आए। उनके पुत्र का नाम बिंदुसार। और बिंदुसार के बाद कौन आए? बिंदुसार के पुत्र सम्राट अशोक आए। सम्राट अशोक ही आपकी पैट परीक्षा के लिए सिलेबस में है। और क्वेश्चन जब मुख्यतः यहीं से बनेगा, और अगर नहीं बना तो वहाँ से बनेगा, जो मैं अभी तक पढ़ा के आया हूँ अपनी पिछली 12 मिनट की क्लास में। तो दोस्तों, बस आपसे इतना ही मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको अगर हमारी क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए सम्राट अशोका के बारे में पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। सम्राट अशोका कौन थे और उनकी विशेषताएं क्या थी, उनसे जुड़ी हुई काफ़ी कुछ बातें जिनके बारे में अभी अध्ययन करने वाले हैं। तो सम्राट अशोका बिंदुसार के पुत्र थे। अशोक जो थे वो बिंदुसार के पुत्र थे। अशोक किसके पुत्र थे? तो अशोक बिंदुसार के पुत्र थे। ये आपके लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट लाइन। तो पता चला कि बहुत कुछ पढ़ा और परीक्षा में सबसे पहली इसी लाइन से क्वेश्चन आ गया कि अशोक के पिता का नाम क्या था। तो अशोक बिंदुसार का पुत्र था। उनकी माता का नाम सुभद्रागी, दिव्यदान ग्रंथ के अनुसार अन्य नाम धर्मा था। पत्नी का नाम देवी महादेवी, विदिशा के व्यापारी की पत्नी। प्रथम पत्नी जो देवी महादेवी जी थी वो इनकी प्रथम पत्नी थी। इसी से महेंद्र व संघमित्रा का जन्म हुआ। तो इनकी प्रथम पत्नी का नाम देवी या महादेवी था, जिससे महेंद्र व संघमित्रा का जन्म हुआ। अन्य पत्नियों के नाम इनके थे तो असंगमित्रा जो थी अशोक की पटरानी थी। उसके अलावा दूसरी थी कारवोगी, वह थी तीवर की माँ। इलाहाबाद अभिलोक में इनका जिक्र मिलता है। आपने अगर सम्राट अशोका मूवी देखी होगी, शाहरुख खान जिसमें लीड एक्टर के रोल में है, उसमें भी वह भी कारवोगी के इधर गिधर घूमती हुई कहानी उसमें है। तो कारवोगी भी काफ़ी इम्पोर्टेंट इनकी रानी थी जो तीवर की माँ थी। इनके अलावा इनकी एक पत्नी का नाम था तीस रखा। इसने बोधित्व वृक्ष को क्षति पहुंचाई थी। जो 30 रखा थी, इसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। पद्मावती जो थी वो कुणाल की माँ थी। इनके एक पुत्र का नाम कुणाल था, उसकी माँ जो थी पद्मावती थी। तो बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक के 2 पुत्र महेंद्र व कुणाल तथा 2 पुत्रियाँ संघमित्रा व चारुमती का उल्लेख मिलता है। ये बौद्ध ग्रंथ के अनुसार मिलता है। अशोक के राज्याभिषेक के बारे में चर्चा कर लेते हैं।
तो बिंदुसार ने मरते समय अपने पुत्र सुसीम को राजा बनाना चाहा, परंतु मंत्री राधागुप्त की सहायता से अशोक शासक बना। तो यह प्रचलित है शुरू से ही। कोई तो कहता है 99 भाइयों को मारकर अशोक राजा बना, लेकिन जो साक्ष्य कहते हैं उसके अनुसार बिंदुसार ने मरते समय अपने पुत्र सुसीम को राजा बनाना चाहा, परंतु राधागुप्त की सहायता से अशोक शासक बना। तो अशोक ने अपने किस भाई की हत्या की थी? सुसीम की। बौद्ध ग्रंथ दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की। राज्यरोहण के पूर्व अशोक उज्जैन व तक्षशिला का प्रांतीय शासक था। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है कि अपने राज्यरोहण से पूर्व अशोक कहाँ का प्रांतीय शासक था? तो अशोक उज्जैन व तक्षशिला, अवंती भी लिखा सकता है, तो वह उज्जैन व तक्षशिला का प्रांतीय शासक था। अशोक का विजय अभियान। अशोक के विजय अभियान के बारे में चर्चा कर लेते हैं। केवल चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र, ताम्रपाणी, श्रीलंका को छोड़कर अशोक का साम्राज्य संपूर्ण भारतवर्ष में था। तो आप लगभग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर मैं आपको बताऊं कि अगर भारतवर्ष में ये हिस्सा, अगर भारतवर्ष का आप नीचे का देखें तो इस हिस्से में सिर्फ इसको आप छोड़ दीजिए, इस हिस्से को आप छोड़ दीजिए, इसके अलावा ये ऊपर का जितना भी यहाँ से हिस्सा अब भारत का, सॉरी मेरा मैप जल्दीबाजी में गलत बन गया, तो इससे ऊपर का जितना भी भारत का हिस्सा था वहाँ पर सभी पर सम्राट अशोक का राज्य था। बस जो नीचे के जो कोस्टल एरिया थे, चोल, पांड्या, सत्यपुत्र, केरलपुत्र व ताम्रपाणी, तो साउथ के इन्हीं कोस्टल एरिया को छोड़कर सब जगह इसका राज्य था। अशोक का साम्राज्य संपूर्ण भारतवर्ष में था। यह जानकारी के द्वितीय शिलालेख से मिलती है। अशोक के समकालीन सिंघल नरेश तीस थे। अशोक का 5 यवन राजाओं के साथ महत्वपूर्ण संबंध थे। इन यवन राजाओं के नाम आपकी परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे, तो इसलिए बस आप इनको PDF से देख सकते हैं, देखना चाहेंगे तो। पैट परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। पैट परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की, और यह जानकारी 13वें शिलालेख में है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए, बिल्कुल ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है तो है कि राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, जब इनका राज्याभिषेक हुआ उसके 8वें वर्ष अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की, और यह 13वें शिलालेख में उल्लेखित है। कलिंग के आक्रमण के समय वहाँ का राजा नंदराज था। यह हाथी गुफा अभिलेखों से पता चलता है। अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर तथा नेपाल में देवपतन नामक नगर बसाए थे। तो इन नगरों का नाम भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि अशोक ने कश्मीर में किस नगर को बसाया? तो कश्मीर में बसाया श्रीनगर को, और नेपाल में बसाया इसने देवपतन नामक नगर को। अशोक के राज्य में कश्मीर, नेपाल, अफगानिस्तान, बंगाल, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश भी शामिल थे। तो वही जो मैंने आपको अभी बताया ना दोस्तों, क्या है कि ये जो हमारा कोस्टल एरिया है, इस कोस्टल एरिया में इस नीचे वाले क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष का संपूर्ण हिस्सा अशोक के साम्राज्य में था। कलिंग युद्ध में हुए भीषण नरसंहार को देखते हुए अशोक विचलित हो उठा। तो अशोक का जो कलिंग युद्ध हुआ था उसमें भीषण नरसंहार को देखते हुए अशोक विचलित हो उठा एवं शस्त्र त्याग कर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। तो यहीं पर अशोक का मन में परिवर्तन आए। कलिंग युद्ध कौन सा युग है कि जो अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष लड़ा, जिसके बारे में हमें जानकारी अशोक के 13वें शिलालेख से पता चलती है। तो इसी युद्ध के से प्रभावित होकर, यहीं से विचलित होकर इसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। इससे पहले यह ब्राह्मण धर्म का मतानुयायी था। तो आपको ये याद रखना होगा कि अशोक ने किस धर्म को स्वीकार किया। तो आपको याद रखना है कि बौद्ध धर्म को। भूल से भी जैन धर्म मत कर देना, ऑप्शन यहीं आएगा, यहीं पे घूमोगे, यहीं पे कन्फ्यूज होगे। इसके बच्चों ने भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार किया है। सबसे ज़्यादा जो पूर्वी राष्ट्र हैं जितने भी, ये थाईलैंड, इंडोनेशिया, कंबोडिया, तुम्हारे ये फिलीपींस, जो भी आज के समय में जितने भी राज्य हैं, श्रीलंका, जापान, चाइना, यहाँ पर इसी के ही बच्चे और इसी के ही अनुयायी लोग गए जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। इससे पहले यह ब्राह्मण मतानुयायी था। शासनादेश को शिलाओं पर खुदवाने वाला यह प्रथम भारतीय शासक था। ये धार्मिक दृष्टिकोण अशोक के कैसे थे, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो अशोक पहले ब्राह्मण मतानुयायी था। दिव्य वरदान के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। अशोक महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों से पवित्र हुए स्थानों पर गया तथा उनकी पूजा की।
तो उनके उसने वह महात्मा बुद्ध के चरणों, जहाँ जहाँ महात्मा बुद्ध जी के चरण पड़े उन सभी स्थानों पर गया, वह उन स्थानों पर जाकर उनकी पूजा की। इसकी यात्रा का क्रम परीक्षा में कभी भी पूछ जाता है, वैसे तो यूपीएससी में पूछा जाता है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो इसको बस थोड़ा सा जान सकते हैं कि अशोक की जो यात्रा का क्रम था ये गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलावस्तु, सारनाथ व श्रावस्ती था। तो यह गया सबसे पहले, बोध गया जहाँ पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद ये कुशीनगर गया, लुम्बिनी गया, फिर कपिलावस्तु गया, फिर सारनाथ गया, वैसा फिर उसके सबसे अंत में श्रावस्ती गया, जहाँ पर महात्मा बुद्ध जी ने अपना जीवन का सर्वाधिक समय व्यतीत किया है। अपने धार्मिक यात्रा के दौरान अशोक ने लुम्बिनी में बलि धार्मिक कर को समाप्त कर दिया। तो अपनी जो धार्मिक यात्रा थी, जब इस धार्मिक यात्रा में यह लुम्बिनी पहुंचा तो यहाँ पर इसने बलि नामक कर को, जो कि धार्मिक कर था, समाप्त कर दिया तथा भूमि कर घटाकर 1/8 कर दिया। तो अशोक के समय में भूमि कर की दर क्या हो गई थी? 1/8 हो गई थी। और अशोक ने किस कर को समाप्त किया था? तो एक धार्मिक कर था बलि नाम का, जिसको अशोक ने समाप्त किया। अशोक धार्मिक रूप से सहिष्णु व्यक्ति था। अशोक धार्मिक रूप से काफ़ी सहिष्णु व्यक्ति था। आइए अशोक के धम्म के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अशोक का धम्म, अशोक का धम्म क्या था? अशोक का धम्म मतलब आप तरीके से समझ सकते हैं कि अशोक के द्वारा बनाए गए कुछ नियम, कि जीवन जीने के कुछ नियम, तो वही अशोक के धम्म आपको एक भाषा में कह सकते हैं। धर्म को वही कहा ना कि जो इस नियम कानून जीवन जीने के, तो वही इसका धर्म, धर्म को पाली भाषा में धम्म कहते हैं। अशोक के धम्म की परिभाषा राहुलो वादसूत से ली गई है। स्वयं नियंत्रण अशोक के धम्म की नीति का मुख्य सिद्धांत था। तो अशोक के धम्म की नीति का मुख्य सिद्धांत क्या था? स्वयं नियंत्रण, अर्थात स्वयं पे नियंत्रण। अशोक के अलावा शालीसुग ने धम्म का अनुसरण किया। धम्म की व्याख्या, आइए धम्म की व्याख्या के बारे में पढ़ते हैं। धम्म की व्याख्या अशोक के दूसरे तथा 7वें स्तंभ लेखों में अशोक के धम्म की व्याख्या है। इनके अनुसार धम्म साधुता है, बहुत से कल्याणकारी अच्छे कार्य करना, पाप रहित होना, मृदुता, दूसरों के प्रति व्यवहार में दया, दान तथा सुचिता, जीव हिंसा न करना, माता पिता व बड़ों की आज्ञा मानना, गुरुजनों के प्रति आदर तथा सभी के प्रति उचित व्यवहार करना आदि धम्म के अंतर्गत आते हैं। तो यही सब चीज़ें धम्म के अंतर्गत आती हैं। धम्म प्रचार के लिए भेजे गए व्यक्ति, तो महेंद्र व संघमित्रा, पुत्र व पुत्र श्रीलंग। देखिए मैं इसको थोड़ा सा आपको क्रम से बताऊं जिससे आपको थोड़ा समझ में आए कि अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए लोगों को डिफरेंट जगह भेजा। लोग परीक्षा में क्वेश्चन बनते हैं कि किसको कहाँ भेजा, तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए बन जाता है इसमें महेंद्र व संघमित्रा। महेंद्र इसके पुत्र का नाम था, वह संघमित्रा इनकी पुत्री का नाम था। तो महेंद्र व संघमित्रा दोनों को इन्होंने श्रीलंका भेजा। उसके बाद मज्जानितिक को इन्होंने कहाँ भेजा? तो मज्जानितिक को इन्होंने कश्मीर व गांधार में भेजा। महारक्षित को यूनान भेजा। महाधर्म रक्षित को महाराष्ट्र में भेजा। महादेव को मैसूर में भेजा। ठीक है दोस्तों, अशोक जो था व्यक्तिगत रूप से बौद्ध था, परंतु उसका धम्म बौद्ध धर्म से भिन्न था, क्योंकि अशोक 4 आर्य सत्य, अष्टांग मार्ग व निर्वाण में विश्वास नहीं करता था। अशोक के धम्म में उपरोक्त बातों को शामिल नहीं किया गया था, अतः अशोक का धम्म एक मानव धर्म था, न कि बौद्ध धर्म। तो अशोक का धर्म में बौद्ध धर्म से समानताएं नहीं थी, इसमें बौद्ध धर्म से काफ़ी कुछ अलग था। यह अर्थात यह बौद्ध धर्म से भिन्न था, यह एक मानव धर्म था, न कि कोई बौद्ध धर्म। आइए अशोक के अभिलेखों के बारे में बात कर लेते हैं। परीक्षा में क्वेश्चन काफ़ी बार बन जाता है अशोक के अभिलेखों के बारे में। तो अशोक के अभिलेख 3 प्रकार के थे। 3 प्रकार के कौन कौन से? एक प्रकार के शिलालेख, दूसरे स्तंभ लेख, तीसरे गुहा व गुफा लेख। तो शिलालेख क्या होते हैं? शिलालेख दोस्तों हैं पत्थर की शिलाओं पर उत्कीर्ण शासनादेश, अर्थात जो पत्थर की बड़ी बड़ी शिलाएं होती थी उन पर जो शासनादेश खोद दिए गए, उत्कीर्ण कर दिए गए, वही शिलालेख कहे गए। स्तंभ लेख, स्तंभ पर उत्कीर्ण शासनादेश, मतलब जो बड़े बड़े खंबे नुमा जो स्तंभ बनाए गए, कॉलम बनाए गए, उन पर जो शासनादेश उत्कीर्ण कर दिए गए वे स्तंभ लेख कहलाए। इनकी लिपि केवल ब्राह्मी थी, तो ये केवल ब्राह्मी लिपि में पाए गए। गुहा गुफा शिलालेख, तो गुहा गुफा लेख, गुफाओं में उत्कीर्ण शासनादेश, मतलब गुफाओं के अंदर की दीवारों पर भित्ति चित्र के रूप में जो शासनादेश खुदवाए जाते थे
वे गुहा लेख कहे जाते थे। इनकी लिपि भी केवल ब्राह्मी थी। लिपि से याद आया दोस्तों, जैन धर्म की लिपि क्या है? जैन धर्म की लिपि है प्राकृत। और बौद्ध धर्म की लिपि क्या है? बौद्ध धर्म की लिपि है पाली। और अशोक के समय में की लिपि क्या थी? तो जहाँ पे जिसमें अशोक के शिलालेख किस लिपि में मिले हैं? स्तंभ लेख और गुफा लेख। तो ये मिली है हमको केवल ब्राह्मी लिपि में। नोट: शिलालेख व स्तंभ लेख में कोई विशेष अंतर नहीं था, ये केवल आकार व आकृति में भिन्न थे। शिलालेख बड़े होते थे जबकि स्तंभ लेख छोटे। लिपि में भी कोई अंतर नहीं था, लिपि हर जगह ब्राह्मी ही मिली है। कुछ जगह खास हैं जहाँ पर ब्राह्मी नहीं मिली, उनके बारे में आपको बता देंगे। अभिलेख की भाषा: अधिकतर अभिलेख प्राकृत व ब्राह्मी लिपि में ही थे। प्राकृत जो कि जैन धर्म की भाषा रही हुई है, अधिकतर अभिलेख प्राकृत भाषा व ब्राह्मी लिपि में है। उत्तर पश्चिम के अभिलेखों में खरोष्टी व अरमाइका लिपि का प्रयोग हुआ है। तो यह क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है कि सबसे पहले आपको याद करना है कि उत्तर पश्चिम के जो अभिलेख है वहाँ पर खरोष्टी व अरमाइका लिपि का प्रयोग है। आगे हम उन अभिलेखों का नाम भी बता देंगे आपको कि वे कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। अभी आप याद रखिए कि उत्तर पश्चिम समझ रहे हो ना? अब उत्तर पश्चिम में आप समझ सकते हो गुजरात राजस्थान से ऊपर का एरिया और कश्मीर से थोड़ा नीचे का एरिया। इस पट्टी पे जब आपको बढ़ोगे पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरफ को, तो ये हमारा उत्तर पश्चिम हो जाएगा। यहाँ पर खरोष्टी व अरमाइका लिपि का प्रयोग हुआ है। सर्वप्रथम टिल पैंथर नामक विद्वान ने अशोक की लिपि का पता लगाया एवं सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसपे ने अशोक के लेखों को पढ़ा। तो सबसे पहले किस विद्वान ने अशोक की लिपि का पता लगाया? तो इनका नाम था टिल पैंथर। सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसपे ने अशोक के लेखों को पढ़ा। आइए, तो हम बात कर रहे थे ना आपसे खरोष्टी व अरमाइका लिपि के जो लेख थे, इनका लेख कहाँ मिला है? तो खरोष्टी व अरमाइका लिपि के बारे में दोस्तों हमको कहाँ से प्राप्त हुआ था? शाहबाज गढ़ी शिलालेख। शाहबाज गढ़ी शिलालेख से खरोष्टी लिपि, मनसेहरा अभिलेख से खरोष्टी लिपि, तक्षशिला व लगमान अभिलेख से अरमाइक लिपि, सरेकुन कांधार अभिलेख से अरमाइक लिपि और यूनानी लिपि। तो जो दोनों जो क्षेत्र थे पाकिस्तान के क्षेत्र वाले, शाहबाज गढ़ी व मनसेहरा अभिलेख, यहाँ से तो खरोष्टी लिपि, और फिर तक्षशिला और सरेकुना जो कांधार, ये दोनों अफगानिस्तान क्षेत्र के जो क्षेत्र थे, यहाँ से अरमाइक लिपि व अरमाइक दोनों से अरमाइक लिपि, और शाहबाज व मनसेहरा से खरोष्टी लिपि में अभिलेख प्राप्त हुए हैं। वृहत शिलालेख: जो वृहत शिलालेख, ये बड़े शिलालेख थे, ये प्राकृत भाषा में लिखित हैं। फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ तथा टोपरा के अभिलेखों को दिल्ली मंगवाया। तो किसने मेरठ व टोपरा के अभिलेखों को दिल्ली मंगवाया? मेरठ व टोपरा अभिलेख जो कि अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए थे, उनको दिल्ली फिरोज शाह तुगलक ने मंगवाया। इलाहाबाद स्तंभ लेख पहले कौशाम्बी में था, जहांगीर इसे इलाहाबाद में लाया। तो इलाहाबाद स्तंभ लेख पहले कौशाम्बी में थे, जहांगीर इसको इलाहाबाद में लाया। कौशाम्बी इलाहाबाद स्तंभ लेख रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। इसमें अशोक की रानी कारवगी तथा पुत्र तीवर का उल्लेख है। मैंने आपको ऊपर भी इसके बारे में थोड़ी सी बताया था कि इलाहाबाद के स्तंभ लेख में किसका उल्लेख है? वहाँ पर रानी कारवगी का उल्लेख है। इलाहाबाद स्तंभ लेख या कौशाम्बी स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। इस पर अशोक की रानी कारवगी तथा पुत्र तीवर का उल्लेख है। रुमनदेही अभिलेख अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है। तो यह क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट था। और फिर ऐसे ही इम्पोर्टेंट यह क्वेश्चन भी आपके लिए बन जाता है कि रुमनदेही अभिलेख अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है। अशोक के सभी अभिलेखों का विषय प्रशासनिक था, जबकि रुमनदेही अभिलेख का विषय आर्थिक था। तो क्वेश्चन सबसे पहले तो ये बनेगा कि अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? तो रुमनदेही अभिलेख। और रुमनदेही अभिलेख के बारे में क्वेश्चन ये बनेगा यह किस विषय पर था? तो ये अन्य विषयों की तरह प्रशासनिक न होकर यह अभिलेख आर्थिक विषयों पर था। आइए, तो अशोक के 14 अभिलेख के जो मुख्य अभिलेख है उनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी टफ बनाएगा, तो क्वेश्चन यहाँ से बना देगा। पहला शिलालेख जो था वह पशु बलि की निंदा उसमें की गई थी। अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई। दूसरा शिलालेख जो था वहाँ पर मनुष्य एवं पशुओं की चिकित्सा पर चर्चा, समाज कल्याण कार्य आदि के बारे में चर्चा की गई। उत्कीर्ण करा दिया जाता था अभिलेख में, जो भी उस समय कुछ खास चीज़ कराई जाती थी। राजा कोई बहुत बड़ा कोई एक तरीके से क्या ना डिसीजन लेता था, जैसे आज के समय में बिल पारित होते हैं, तो उन्हीं को ही शासनादेश के रूप में एक तरीके से शिलालेखों पर खोद दिया जाता था। यही शिलालेख कहलाते थे। तो दूसरे शिलालेख में मनुष्य और पशुओं की चिकित्सा पर चर्चा की गई थी, समाज कल्याण के कार्यों पर चर्चा की गई थी। उसके बाद इम्पोर्टेंट बन जाता है दोस्तों 8वां शिलालेख।
8वां शिलालेख में क्या होता है दोस्तों, सम्राट की धर्म यात्रा का उल्लेख। सम्राट जी ने बौद्ध धर्म के जो रास्ते पे जहाँ जहाँ महात्मा बुद्ध गए, वो उस गया से होते हुए श्रावस्ती तक, अशोक की जो यात्रा गया से शुरू हुई और श्रावस्ती में जाकर समाप्त हुई, तो उस धार्मिक यात्रा का उल्लेख 8वें शिलालेख में मिलता है। 9वां शिलालेख, इसमें जन्म, बीमारी, विवाह के उपरांत समारोह की निंदा की गई। तो अशोक का जो 9वां शिलालेख है, इसमें जन्म, बीमारी, विवाह आदि के उपरांत जो समारोह मनाए जाते हैं उनकी निंदा की गई। अशोक का 11वें शिलालेख में धम्म नीति की व्याख्या की गई। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि अशोक के धम्म की नीति की व्याख्या किस अभिलेख में की गई, तो वह 11वें अभिलेख में की गई। 12वां शिलालेख, सधर्म संभाव्य एवं स्त्री महामात्रा की चर्चा। ये इतना इम्पोर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए नहीं है। आपकी परीक्षा के लिए 13वां अभिलेख काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है। यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा पहला शिलालेख बनता है, उसके बाद 8वां, उसके बाद 11वां और उसके बाद 13वां। तो 13वें अभिलेख में क्या है कि कलिंग की लड़ाई व विनाश का वर्णन। कलिंग की जो लड़ाई हुई अशोक के राज्य संभालने के 8 वर्ष के पश्चात, तो कलिंग की वह लड़ाई और उसके विनाश का वर्णन के बारे में 13वें शिलालेख में वर्णन किया गया है। अशोक के समीपवर्ती राज्यों के बारे में भी इसी अभिलेख में वर्णन किया गया है। यह आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है, मैं निशान लगा देता हूँ। पहला, 8वां और 11वां और 13वां। पहला, 8वां, 11वां, 13वां आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। 12वां इतना इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं है। तो कौन कौन से, पहला, 8वां, 11वां और 13वां आपको ये जरूर याद होने चाहिए। 14वें शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बताने के लिए प्रेरित किया। यह भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये 4 जो हैं मैंने आपको बताए हैं, ये मुख्य इम्पोर्टेंट है। आइए अशोक के स्तंभ लेखों के बारे में बात कर लेते हैं। ये स्तंभ लेख थोड़ा सा इसलिए चर्चित है क्योंकि सल्तनत काल में और मुगल काल में इनके साथ थोड़ा छेड़छाड़ हुई है। तो मेरठ का जो स्तंभ लेख था, यह मेरठ से प्राप्त हुआ। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लेकर आया था, परंतु फिरोजशाह के शासनकाल में इसको खंडित कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो जो मेरठ का स्तंभ लेख था, इसको फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लेकर आया था। उसके बाद टोपरा का स्तंभ लेख। टोपरा गांव यमुनानगर हरियाणा से में है और यहाँ से जो स्तंभ लेख प्राप्त हुए उनको टोपरा स्तंभ लेख कहा गया। फिरोज शाह तुगलक इनको भी दिल्ली लेकर आया था। प्रयाग स्तंभ लेख, यहाँ पर कौशाम्बी इलाहाबाद में ये स्तंभ लेख प्राप्त हुए, अकबर द्वारा इनको इलाहाबाद ज़िले में लाया गया। दोस्तों मैंने पिछली बार आपको इसके बारे में शायद पीछे जाकिर बता दिया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कि इसको इलाहाबाद कौन लेकर आया, तो इनको प्रयाग स्तंभ लेख को इलाहाबाद जो कौशाम्बी से लाया गया, इलाहाबाद ज़िले में अकबर द्वारा लाया गया। लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख, यह चंपारण जिला बिहार से प्राप्त हुए। मयूर चित्र यहाँ पर अंकित था। तो क्वेश्चन अगर टफ बना दिया तो ये पूछ लिया अगर किसी कारण से कि किस अभिलेख पर मयूर चित्र अंकित थे। ये टफ क्वेश्चन जिसको कोई नहीं कर पाएगा और आप उसको फट से लगा देंगे कि लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख यहाँ पर मयूर चित्र अंकित था, यह चंपारण जिला बिहार से प्राप्त हुए। रामपुर अभिलेख के बारे में आपको जानकारी रखने की कोई खास जरूरत नहीं है। रोमनदेह अभिलेख, यह सबसे छोटे स्तंभ लेख थे, मैंने इनके बारे में आपको बताया भी था। और इनकी खासियत यह है कि इनका विषय आर्थिक था, कोई इनका विषय प्रशासनिक नहीं था, इनका विषय आर्थिक था। और यहीं से पता चलता है कि बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था। तो लुम्बिनी के बारे में चर्चा यहीं पर पता चलती है। सांची स्तंभ लेख, ये रायसेन मध्य प्रदेश से। सारनाथ स्तंभ लेख, ये वाराणसी उत्तर प्रदेश से। और रानी का अभिलेख जिसके बारे में आपको पता ही है, यह है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से। अशोक की रानी कारवगी के पुत्र तिवर का उल्लेख इसमें प्राप्त होता है। तो आइए दोस्तों हम अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते हुए अशोक की लघु शिलालेख देख लेते हैं कि लघु शिलालेख में क्वेश्चन बनता है, काफ़ी बार बनता है और मैंने कितनी बार इसको देखा है। मैं इसमें खासियत भी बता दूंगा आपको कि क्यों बनता है। तो अशोक के जो शिलालेख है दोस्तों, रूपनाथ शिलालेख, ये जबलपुर में। गुजरा आपसे पूछा जाता है कि गुजरा शिलालेख कहाँ है, दतिया एमपी में। तो आप देखिए, आप इनको याद रखना, जिनको मैं सर्कल कर दूंगा। गुजरा ये दतिया एमपी में। मास्की रायचूर कर्नाटका में। वैराट भरपूर ये जयपुर पूछा जाता है वैराट, लेकिन इतना खास नहीं पूछा जाता है इसको। एक दोस्तों आपसे पूछा जाता है एरोरा। एरोरा ये कहाँ है, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में। तो ये 3 आपको ज़रूर याद रखने हैं। बस इसी के साथ अशोक की कुछ मुख्य खास बातें समाप्त हो जाती हैं। उसके बाद उससे आगे एक 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। वो क्वेश्चन क्या बन सकते हैं
कि अशोक के बाद राजा कौन बना, तो अर्थात अशोक का उत्तराधिकारी कौन रहा। तो अशोक का जो उत्तराधिकारी रहा दोस्तों वह कुणाल रहा। कुणाल के बाद इन मौर्य काल में दशरथ भी एक अच्छे राजा के रूप में सामने आया। बस आपको लेकिन याद रखना है कि अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। तो अशोक का उत्तराधिकारी दोस्तों कुणाल था। और उसके बाद सबसे खास फिर याद रखना है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। मौर्य वंश का अंतिम शासक दोस्तों देववर्मा या वृहदत्त था। यह मौर्य वंश का अंतिम शासक था। वृहदत्त के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या कर मौर्य वंश का समापन कर शुंग वंश की नींव रखी। तो मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया, शुंग वंश। और इसकी स्थापना किसने की, तो देववर्मा, मौर्य वंश के अंतिम शासक देववर्मा की हत्या करके इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव रखी। तो इसी के साथ अशोक से जुड़े सभी क्वेश्चन, अशोक से जुड़े सभी जो आपकी परीक्षा में आने वाले सभी बिंदु हमारी इस वीडियो में कवर कर लिए गए हैं। हमें पूरी उम्मीद और पूरा भरोसा है कि इससे बाहर परीक्षा में सम्राट अशोक से क्वेश्चन नहीं आएगा। इससे अगली वीडियो में हम इससे अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। बस दोस्तों आपसे इतना ही गुजारिश है, इतनी ही रिक्वेस्ट है कि बस आप अपनी प्रतिक्रिया दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी प्रतिक्रिया से ही हमको पता चलेगा कि हमको भविष्य में कितने सुधार की और अधिक ज़रूरत है। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, नमस्कार। हाँ दोस्तों, मैं बस आपको एक बात कहना भूल गया था कि आप इसकी वीडियो हमारे PDF चैनल हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका नाम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है और जिसका डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक आपको दे देंगे। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद, नमस्कार।